डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी कोर का अंतिम सेट 5 नंबर। इससे पहले 1, 2, 3, 4 करवा दिए गए हैं, जिनको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी वीडियो के एंड में आपके स्क्रीन पे ही प्लेलिस्ट डिस्प्ले होगी, उस प्लेलिस्ट को टच करके भी देख सकते हैं। यहाँ पहला जो एक गद्यांश है, इसको पूछा गया है और आपके सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर दिए गए हैं, चाहे आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में हो। आपके सभी सब्जेक्ट्स इस चैनल पर मिलेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे चैनल्स सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। पहला क्वेश्चन है, आसमान से किसके उतरने की बात कही गई है? तो संध्या सुंदरी की उतरने की बात कही है। उसके बाद संध्या कवि ने संध्या की तुलना किससे की है? तो परी से की है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें इसमें बोला गया तिमी रांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास का आश्चर्य क्या है? तो यहाँ पे संध्या सुंदरी जिस समय आसमान से उतर रही है, उस समय वातावरण शांत है, कहीं भी चंचलता का आभास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये आप ये आंसर लिख दोगे। उसके बाद भी इसका थॉ पार्ट है, इसमें आपको दिए गए गद्यांश को पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये वाला आपका गद्यांश है। इसको पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन जो है, जीवन की कुंजी क्या है? तो जीवन की कुंजी स्वास्थ्य है, हेल्थ है। और स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के लिए क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवधारियों की समस्त क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जो है रुक जाती हैं, शीतल हो जाती हैं, इसलिए ये आवश्यक है। उसके बाद जो है, कर्म का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? तो कर्म की निरंतरता जो है जीवन का स्वास्थ्य बना रहता है। क्या है? कर्म करते रहते हैं तो जीवन का कैसा रहता है? स्वास्थ्य बना रहता है। इसके विपरीत कर्महीन जीवन में जो है स्वास्थ्य खो जाता है, इसीलिए कर्म का स्वास्थ्य से यही संबंध है। उसके बाद जो है आपका अभिव्यक्ति माध्यम से, तो यहाँ पे मेरे प्रिय साहित्यकार और विज्ञान वरदान के रूप में जो है आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले मेरे प्रिय साहित्यकार के बारे में हमने ये जो पैसेज लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हमने समझाया है, आप इसको आराम से पढ़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बचे हुए लाइनें नीचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जब आप इन सभी को याद करोगे तो इसमें से 2, 4 लाइनें आप कम लिख सकते हो, 8, 10 लाइनें कम मत लिखना, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पैराग्राफ को जब लिखते हो तो उसमें से आप एक आधा पैराग्राफ कम कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे तभी आपको याद रहने वाले हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे। कितना कम पढ़ोगे उतना ही भूलोगे। और इस बार तो आपके लिए समस्या का ऐसा पिटारा खुला हुआ है कि आपको 1.5 घंटे में कुछ पेपर देना है और 1.5 घंटे में कुछ पेपर देना है, तो आपका दिमाग वैसे ही आउट हो जाएगा। इस बार का पेपर आपके लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी गलती करी कि आपके टर्म 1 एग्ज़ाम समय पे नहीं लिए। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी है आपके गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है बोर्ड की, जो उन्हें लेना चाहिए था एक समय पे सारा एग्ज़ाम, और उन्होंने सारा डाल दिया बच्चों के ऊपर डबल टर्म्स के रूप में, यानी कि टर्म 1 भी देना है, टर्म 2 भी देना है, जो आपके लिए खतरनाक होने वाला है। विज्ञान जो है, आपका वरदान के रूप में आपको बताना है, तो इसकी प्रस्तावना लिख देंगे। विज्ञान वरदान है तो वो किस किस रूप में वरदान है वो बता देंगे, और उसके बाद में जो है इसके पैसेज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना ध्यान से। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर इस चैनल पे आपको ना मिले। इसके बाद में ख पार्ट जो है, अपने गांव में कोरोना जांच कैंप लगवाने हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है। पहले भी हमने दूसरे वाले आपके सेट्स में ये करवाया है। आप पहले अपना नाम या जो भी एड्रेस डालना चाहते हैं डालेंगे, उसके बाद में स्वास्थ्य अधिकारी को जो है आप पत्र लिखेंगे और आप डाल देंगे कि किस लिए। और इसको मैं पहले भी करवा चुका हूँ। विनम्र अनुरोध है कि मैं पूर्वी टुंडा प्रखंड का रहने वाला हूँ, या टुंडी प्रखंड का, या जो भी एड्रेस डालना चाहते हैं। मैं सुंदर पहाड़ी का निवासी हूँ, वहाँ से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना जैसी बड़ी महामारी आज पूरे देश में फैली हुई है, जिसकी वजह से सभी लोगों को परेशानी हो रही है। कोरोना के बचाव हेतु सरकार द्वारा कोरोना का टीकाकरण लगवाया जा रहा है। सभी नियमों का पालन पूरे गांववासी कर रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ लोगों का टीकाकरण बाकी है। श्रीमान हमारे गांव में कैंप लगाकर टीकाकरण पूर्ण करें, अतः श्रीमान से आग्रह है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण हेतु हमारे ग्राम में भी कैंप लगवाएं। इस कार्य हेतु हम आपके आभारी रहेंगे। सर धन्यवाद करके आप अपना नाम लिख देंगे, खत्म हो जाएगा। ये पहले भी करवा चुका हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। समाचार लेखन के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो इसमें सत्यता है, रोचकता है, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित होनी चाहिए। उसके बाद में प्रवाह महत्ता होनी चाहिए, तथ्यों की शुद्धता होनी बहुत ही अनिवार्य है। उसके अलावा जो है उपदेश का अभाव होना चाहिए, इसमें कोई ज्ञान बांटना नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसमें लिखनी है आपको। उसके बाद में समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो समाचार पत्रों के जो कार्य को निम्न 3 भागों में बांटा गया। तीनों के नाम लिख दोगे। समाचारों को संकलित करना, समाचारों को संपादित करके छापने लायक बनाना, और समाचारों को जो है पत्र या पत्रिका के रूप में छाप कर पाठकों तक पहुंचाना। तो ये समाचार पत्र के कार्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है, ये स्पेशल रहेगा।
अब पाठ्य पुस्तक से जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है कि काव्य सौंदर्य लिखना है। ए पार्ट और ख पार्ट दोनों, मतलब क पार्ट और ख पार्ट दोनों। तो क पार्ट है प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्धत है या लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसमें कवि ने बादल को विप्लव और क्रांति का प्रतीक मान करके उसका आह्वान किया है। कवि ने किसानों की दयनीय दशा का जीवित सजीव चित्रण किया है, विद्रोह की भावना का वर्णन किया है और शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार और काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। तत्सम रूप शब्दावली और खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। मुक्तक छंद है और संबोधन शैली का भी प्रयोग है और चित्रात्मक शैली भी है। तो इस तरह से जब हम किसी का काव्य का सौंदर्य लिखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अलंकार कौन सा है, तत्सम या तद्भव है या नहीं है, कोई लोकोक्ति मुहावरा है या नहीं है, सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। ये ना कि इसका आप सार लिख दो कि इसका मतलब आप बादलों को बुला रहा है, वर्षा करने के लिए, क्रांति लेने के लिए कह रहा है, ये सब आपको नहीं लिखना है। ध्यान रखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आप पछताओगे बाद में। बहुत सारे चैनल गलत आंसर बताते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कॉपी करते हैं एक दूसरे की कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी लगे रहते हैं। कॉपी करना तो ठीक है, लेकिन कॉपी के लिए भी, नकल के लिए भी बोलते हैं ना अकल चाहिए, तो वो उनके अंदर वो भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा संभल कर रही है उन चैनलों से। और ख पार्ट जो है इसमें आपको इसका भी आपको जो है क्या बताना है, दोनों पंक्तियों का जो है भाव सौंदर्य बताना है। तो प्रस्तुत पंदिया जो है कवि दास तुलसीदास द्वारा रचित जो है महाकाव्य रामचरित्र मानस के इसमें लंका कांड से अवतरित है या लिया गया है। और लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम विलाप करने लगते हैं, हनुमान जो है औषधि लाने गए हैं और उनके आने में विलंब हो जाता है तो राम व्याकुल हो जाते हैं। राम का भातृ प्रेम जो है यहाँ पे प्रशंसनीय है और दृश्य बिंब है यहाँ पे, और जथा पंख तो ही में उदाहरण अलंकार है। ठीक है, और उसके बाद में आपका चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया गया, अवधि भाषा है, करुण रस का प्रयोग किया गया और निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है जो कि है बंधु बिनु करीबर कर। ठीक है, तो इसमें ये आप लिख दोगे। तो इस तरह से इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि 6 के 6 पॉइंट आप लिखो जैसा मैंने लिखा है, आप एक आधा पॉइंट कम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किन्हीं प्रश्नों को उत्तर देना है। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों कहा गया? तो कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों कष्टों को कहा है। कवि का मानना है कि संसार में सुख कभी स्थायी नहीं होता, उसके साथ साथ दुख का प्रभाव रहता है। धनी शोषण करके अकूत संपत्ति या अचूक संपत्ति जो है जमा करता है, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है। वह सब कुछ छीनने के डर से जो है भयभीत रहता है, यानी कि हमेशा उसको डर भी लगा रहता है। उसके बाद में पेट की आग का शमन जो ईश्वर राम भक्ति का मेद ही कर सकता है। तुलसीदास का जो ये काव्य सत्य जो है, क्या इस समय का भी युग सत्य है? ये तर्कपूर्वक आपको उत्तर देना है। तो तुलसी द्वारा जो पेट की आग को बुझाने का मार्ग जो बतलाया गया है वो ईश्वर यानी राम भक्ति के केवल काव्य सत्य ही नहीं बल्कि आज वह किसी भी युग का वास्तविक सत्य भी है। तो यहाँ पर जो चीज़ बताई थी तुलसी ने, वो क्या कह रहा है कि वही जो है ईश्वर राम भक्ति की शक्ति के लिए काव्य सत्य ही नहीं बल्कि आज वह किसी भी युग की वास्तविक सत्य भी है। और मनुष्य की पेट की आग अर्थात उसको इच्छाएं तृष्णाएं और इतनी बढ़ चुकी हैं कि इन पर नियंत्रण प्रभु स्मरण द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि मेरी लालसा है, मैं ये करूं, मैं वो करूं। अगर हम भगवान के ईश्वर में भक्ति में खो जाते हैं तो हमें जो है ये लालसाओं, इस भ्रमी दुनिया से जो है छुटकारा मिल जाता है। आज के युग के मानव हृदय में आजीविका कमाने के लिए तनाव, चिंता, तृष्णाएं भरी हुई हैं, लेकिन व्यक्ति अगर संतोष व ईश्वर पर विश्वास कर उसको भक्ति द्वारा जीवन यापन करे तो अवश्य ही इस पेट की आग का शमन जो है करना संभव हो पाएगा। तो इस तरह से आपको जो है ये लाइनें लिखनी है, थोड़ा सा संभल के लिखना है आपको, क्योंकि कई चीज़ें जो पूछी जाती है उसको यथावत यानी जैसे बताया जा रहा है इसी तरह से लिखेंगे ताकि आपके नंबर ना कटें। ग पार्ट में है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है ये आपको बताना। तो शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि सावन मास में रक्षाबंधन के दिन वर्षा में जिस तरह बिजली चमकती है उसी प्रकार बहन चमकती राखी बांधकर भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है और सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से होता है। तो इसी तरह से आप इसका आंसर भी अच्छी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें क पार्ट में, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने की किस तरह की
किस तरह से इसको सही ठहराया। तो मैंने आपको अभी अभी 4 नंबर सेट डाला था, उसमें भी यही है कि लेखक जो बच्चों की टोली पर पानी फेंके जाने के विरुद्ध था, लेकिन उसकी जीजी इस बात को सही मानती है और वो कहती है कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इस सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र हमें पानी कैसे देंगे, अर्थात वर्षा कैसे करेंगे। उनका मानना था कि जैसे बिना बीज के फसल पैदा नहीं हो सकती, उसी प्रकार इंद्र सेना को पानी का अर्थ दिए बिना वर्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। या इंद्र को अपनी जरूरत को पीछे रख कर के दूसरे के कल्याण के लिए दी गई की ही दान मानी जाती है। यदि परमात्मा से कुछ लेना है तो पहले कुछ देना सीखो, तभी परमात्मा खुश होकर के मनुष्य की इच्छाएं पूरी करेंगे। तो ये वाला है सेट नंबर 4 में भी था ये क्वेश्चन, और मैंने वहाँ पे भी कराया था आपको। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, ये आपको बताना है। तो कहानी के जो लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए कहानी में। तो देखिए, माता पिता का बचपन में देहांत होना ये एक था, सास द्वारा उसका पालन पोषण किया जाना और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए पहलवान बनना, और बिना गुरु के कुश्ती सीखना, ढोलक को अपना गुरु समझना, पत्नी की मृत्यु का दुख सहना और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना, और जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में बिताना, परंतु राजा के निधन के बाद उसके पुत्र द्वारा जो है राजमहल से निकाला जाना, गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाना, अपने बच्चों की मृत्यु से असहनीय दुख को सहना, और महामारी के समय अपनी ढोलक द्वारा लोगों का उत्साह संचार करना। तो ये सारी के सारी जो है परिवर्तन आपको लुट्टन की कहानी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो है जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बन रही है, यह आपको बतानी है। क्या वह स्थिति आज भी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जाति प्रथा किसी व्यक्ति के पेशे को दोषपूर्ण तरीके से पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है जो उसकी इच्छा या आवश्यकता के अनुकूल ना हो यानी कि प्रतिकूल हो। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए यानी कि भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतरता आ रही है, जिसके कारण जो है मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ रही है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा जो है बाजार में बेरोजगारी का एक मुख्य और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो इस तरह से आप जो है जाति प्रथा के बारे में समझाएंगे। इसके बाद में है यहाँ पे आनंद यादव अथवा फिराक गोरखपुरी के किन्हीं 2 रचनाओं के। तो आनंद यादव की जूझ और नटरंग है, और उसके बाद में गोरखपुरी की जो है इसमें एक गुले नगमा है और रूप है, इनको आप लिख सकते हैं। उसके बाद में जूझ कहानी के आधार पर शिक्षक सौदल गेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करना है जिसने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई, अथवा में एन फ्रैंक के परिवार के डर के कारणों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम अध्यापक के रूप में सौदल गेकर के चरित्र की विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो क्या है कि श्री सौदल गेकर मराठी विषय पढ़ाते थे और अध्यापन के समय वे स्वयं पाठ में रम जाते थे। वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे और सुरीली गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिका उनमें थी। उन्हें मराठी कविताओं के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं यानी कि याद थीं। उनकी कविताओं में छंदों की लय, गति, ताल अच्छी तरह से दिखाई देती थी। वे कविता पढ़ाते समय उसे गाकर सुनाने के साथ साथ अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। वे पढ़ाते समय अन्य दूसरे कवियों के स्मरण भी सुनाते थे। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखें। अथवा में जो है डर का कारण बताते हैं। एने फ्रैंक के परिवार के डर का कारण यह था कि हिटलर की नस्लवादी नीति का शिकार हुए थे। उन्हें 2 वर्ष तक गुप्त आवास में छुपे रहना पड़ा था। जब वह गुप्त आवास के लिए गई तो उस समय उनकी आयु 13 साल की थी। इतनी कम आयु में उन्हें जीवन के भयानक संकट से गुजरना पड़ा। उनके अस्तित्व पर ही संकट आ गया था और उनके भीतर अपने व्यक्तित्व की पहचान आदि की उथल पुथल पहले से चलती रहती थी। वे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करती हैं। एन ने गुप्त आवास में जो 2 वर्ष बिताए वे दोनों वर्ष विश्व इतिहास में जो महत्वपूर्ण रहे थे और हिटलर की नीतियों ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया था। इसलिए उन्होंने अपनी डायरी में युद्ध व राजनीति से जुड़ी बातें बताते हुए निजी जीवन के कष्टदायक क्षणों को भी व्यक्त किया है। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। जूझ कहानी में अपने
आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? और एन ने अपनी डायरी एक निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए क्यों लिखी? तो जूझ कहानी में दत्ताजी राव देसाई ने हमें अधिक प्रभावित किया। वे आम लोगों के कष्ट दूर करने की कोशिश करते हैं। लेखक की पढ़ाई के संबंध में वे लेखक के पिता से तर्क करते हैं, जिसके कारण उसे पढ़ाई करने की मंजूरी देते हैं। और दत्ता साहब का व्यक्तित्व जो है प्रेरणादायक है। वे अच्छे कार्यों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित भी करते थे। दत्ता बेहद सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। लेखक उनकी उसकी माँ की बात का अर्थ वे सीधे ही समझ जाते थे। वे लेखक के पिता को बुलाकर समझाते हैं और कि उनका बेटा जो है वो उसको पढ़ाई करवाएं, और माँ बेटे की बात को भी वो गुप्त ही रखते थे। तो इस तरह से उनकी जो विशेषताएं हैं और वही हमें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। उसके बाद में एन की डायरी जो है एक निर्जीव गुड़िया किट्टी के संबोधित करते हुए क्यों लिखी, तो ये बताते हैं। एन को अपने जीवन में कभी कोई सच्चा मित्र नहीं मिला। उसे कभी कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी भावनाओं को समझता, उसके दुख को बांटता, उसके बारे में सोचता और उसके दुख सुख के बारे में उससे बातें करता। शायद इसीलिए उसने अपनी जो चिट्ठियां हैं अपनी निर्जीव गुड़िया को संबोधित की। तो इस तरह से आप जो है आंसर इसका लिखेंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मज़ा आया होगा, और ये आपका अंतिम सेट था। इसके अलावा जितने भी सेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।